तो फाइनली रियल मैड्रिड अपनी चारों साइनिंग्स विच इज बर्नार्डो सिल्वा, कुकुरेया, कोनाटे एंड डमफ्रीज उनको ऑफिशियल कर दिया है। हर जगह यही न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही है, बट वो न्यूज़ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है जो कि ये डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट सीजन रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग एंड ला लीगा जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे। ये वीडियो इन चारों प्लेयर्स के लिए नहीं है जो रियल मैड्रिड में आ रहे हैं, ये एक्चुअली उनके ऊपर है जो प्लेयर्स ऑलरेडी रियल मैड्रिड के अंदर है, बिकॉज हर प्लेयर के साथ एक ऐसा प्लेयर जुड़ा हुआ है जिसके फोन इस टाइम पे उनके एजेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिंग कर रहे होंगे, बिकॉज उनको नहीं पता कि रियल मैड्रिड में वो प्लेयर रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा। बिकॉज इन साइनिंग्स के बाद एक ऐसा प्लेयर है जिसका रियल मैड्रिड का करियर जो है वो खत्म हो गया है। एक ऐसा भी प्लेयर है जो पहले लग रहा था कि बहुत ही अनसिक्योर होगा या फिर जो बेचा जा सकता है, फाइनली उसका रियल मैड्रिड का करियर जो है वो एक्चुअली में सेव हो गया है। एंड एक ऐसा प्लेयर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा, एंड ये एम्बापे एंड विनीसियस नहीं है। तो आज की वीडियो में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे करंट रियल मैड्रिड स्क्वाड के बारे में कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो अब शायद रियल मैड्रिड में नहीं रहेगा, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका करियर रियल मैड्रिड में बच गया है, एंड कौन सा अनदर ऐसा प्लेयर है जो अब सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएगा, एंड फाइनली ऐसी कौन सी पोजीशन है जो अभी तक हम फिक्स नहीं कर पाए। तो अगर आपको इन सब के आंसर चाहिए तो प्लीज वीडियो के एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। प्लेयर 1 हुज करियर एट रियल मैड्रिड एंडेड टुडे। सबको ऐसा लगता है कि ये जो प्लेयर है वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है, मुझे भी ऐसा लगता था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर सच है कि डमफ्रीज के आ जाने से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी कम हो जाएगी, बिकॉज डमफ्रीज जो है आपको मोस्ट ऑफ द मैचेस में एज अ स्टार्टर होते हुए मिलेंगे, बट ये जो प्लेयर है जिनका करियर ओवरनाइट अब खत्म हो गया है, ये ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड नहीं है। एक्चुअली मोरिनियो जो है इन दोनों प्लेयर्स को अलग टूल्स की तरह देखते हैं। अगर उनको ऐसे मैचेस चाहिए होंगे जहां पे उनको डिफेंसिव डिसिप्लिन ज्यादा चाहिए तो वो डमफ्रीज को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर कुछ ऐसे मैचेस होंगे जहां पे उनको राइट साइड से थोड़ा अटैक चाहिए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी चाहिए, तो उस तरीके के मैचेस में वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को यूज करेंगे। सो टेक्निकली ये जोसे मोरिनियो के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जब उनके पास दो डिफरेंट टाइप के राइट बैक्स हैं, बल्कि ये काइंड ऑफ अ लग्जरी है। तो अगर ये ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड नहीं है तो ये कौन सा प्लेयर है? इस प्लेयर का नाम है एडवर्डो कामाविंगा। आज से 2 साल पहले कामाविंगा को रियल मैड्रिड की मिडफील्ड का फ्यूचर कहा जाता था। 21 साल की उम्र में उन्होंने चैंपियंस लीग तक स्टार्ट करा था। ऐसा लग रहा था कि जो टोनी क्रूज एंड लूका मॉड्रिच की हम लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें कामाविंगा की फॉर्म में मिल गई है। फिर आते हैं जोसे मोरिनियो, जिन्होंने आते ही अपनी 2 साइनिंग्स रख दी कि मुझे 2 मिडफील्डर्स चाहिए, एक मुझे चाहिए डिफेंसिव मिडफील्डर और एक मुझे चाहिए क्रिएटिव प्लेमेकर। क्रिएटिव प्लेमेकर के नाम पे उनको बर्नार्डो सिल्वा यहां पे मिल गया है। डिफेंसिव मिडफील्डर जो है वो अभी भी बातचीत में चल रहा है। मे बी हॉयमंड जो है स्पोर्टिंग लिस्बन से वो हो सकते हैं, मे बी एंजो फर्नांडिस हो सकते हैं, या मे बी और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में रियल मैड्रिड अभी बातचीत कर रही है। पर इन सब बातचीत के बीच में एडवर्डो कामाविंगा कहां है? कहीं भी नहीं है। हाइपोथेटिकली बर्नार्डो जो है वो आपका क्रिएटिव रोल ले लेंगे, हॉयमंड अगर आते हैं तो वो आपका डिफेंसिव रोल ले लेंगे, वेलवर्डे आपका बॉक्स टू बॉक्स वाला रोल ले लेंगे, जूड बेलिंगम आपका नंबर 10 वाला रोल ले लेंगे। इन सारे रोल्स में एडवर्डो कामाविंगा कहीं पे भी नहीं है। मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीमियर लीग के काफी सारे क्लब्स जो है वो एडवर्डो कामाविंगा में इंटरेस्टेड है, एंड रियल मैड्रिड भी उनको सेल करना चाहती है। रियल मैड्रिड को ऐसा लगता है कि इनको सेल करने से एटलीस्ट हमारे पास इतना फंड आ जाएगा जितना हमने डमफ्रीज एंड कोनाटे को साइन करने में खर्च किया था, वो कंबाइंड अमाउंट जो है वो यहां से निकल जाएगा। आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा डाउनफॉल है कि एक ऐसा प्लेयर जो 2 साल पहले रियल मैड्रिड का फ्यूचर देखा जाता था, वो आज इस टाइम पे दूसरे ट्रांसफर्स की जो हमने पैसे खर्च करे हैं उनको हमें वापस लाने के लिए हेल्प कर रहा है। यही है जोसे मोरिनियो की रियल मैड्रिड। अगर आप उनके प्लान्स में फिट नहीं बैठते हो, चाहे आप किलियन एम्बापे हो, चाहे विनीसियस जूनियर हो, या फिर इस केस में चाहे आप एडवर्डो कामाविंगा हो जो कि रियल मैड्रिड के फ्यूचर हो, आप इस टीम का पार्ट नहीं रहोगे। प्लेयर 2 विच एवरीवन थॉट हैज फिनिश्ड बट फाइनली सेव्ड। चुआमेनी एंड वेलवर्डे की ट्रेनिंग वाली फाइट के बाद से सारी दुनिया में यही हेडलाइंस घूम रही हैं कि वेलवर्डे जो है उसको इस फाइट का जो है मेन कल्प्रिट माना जाता है। सारी दुनिया ने कहीं ना कहीं चुआमेनी के साथ साइड कर लिया, इवन क्लब जो है उन्होंने भी चुआमेनी की साइड दी, एंड एज पर इंटरनल रिपोर्ट्स काफी सारे प्लेयर्स जो हैं वो वेलवर्डे के एटीट्यूड एंड इस सब लड़ाई झगड़े में जो भी इन्वॉल्वमेंट था उसमें वो वेलवर्डे के जो नजरिया था उससे काफी खुश नहीं थे। उनका मानना था कि सब चीजों में जो गलती है वो वेलवर्डे की थी, बिकॉज उन्होंने ही जानबूझ के चुआमेनी को काफी हद तक पोक किया था। एंड इसी वजह से वेलवर्डे जो है दुनिया की सारी फुटबॉल वेबसाइट्स की ट्रांसफर लिस्ट में दिखने लग गए थे कि रियल मैड्रिड एक्चुअली इन्हें बेचना चाहती है। इवन मैं जिन जर्नलिस्ट को फॉलो करता हूं उन्होंने भी कहीं ना कहीं वेलवर्डे जो है इस चीज में डाले हुए हैं कि जोसे मोरिनियो उनके ऊपर एक फाइनल जो एक्शन है वो अभी लेंगे, बट जो रिपोर्ट उनको जावी अलोंसो से मिली है वो रिपोर्ट बहुत ही पॉजिटिव नहीं है, एंड रियल मैड्रिड उनको बेचने का कंसिडर कर सकती है। बट काफी एनालिसिस एंड रिसर्च के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा शायद नहीं होगा, बिकॉज जोसे मोरिनियो जिस टाइप के आदमी है वो फाइटर्स को प्रमोट करते हैं। वो इस तरीके के प्लेयर्स को, फाइटर्स मतलब नॉट लड़ाई झगड़ा करने वाले फाइटर्स मतलब जिनके अंदर इंटेंसिटी है, जिनके अंदर जज्बा है, चाहे वो ऑन द फील्ड लड़ाई झगड़ा है या थोड़ा बहुत ऑफ द फील्ड वाला लड़ाई झगड़ा भी है, उनको वो जरूर प्रमोट करते हैं, बिकॉज वो इस तरीके की इंटेंसिटी को काफी रिस्पेक्ट करते हैं जिस तरीके की इंटेंसिटी हमें वेलवर्डे ओवर द टाइम देते आए हैं।
चेल्सी में भी ऐसे काफी सारे प्लेयर्स थे जिनकी ट्रेनिंग में फाइट होती थी एंड मोरिनियो ने उनको वॉरियर्स बताया था, बाद में उनको कैप्टन आर्म बैंड भी दिया था। इंटर मिलान में भी जोसे मोरिनियो के पास कैम्बियासो हुआ करते थे जिसे बाकी मैनेजर्स बहुत डिफिकल्ट मानते थे हैंडल करना, बट जोसे मोरिनियो ने अपनी ट्रेबल विनिंग टीम का इंजन उनको कहा था। वहीं पे आते हैं वेलवर्डे, जो कि शायद ला लीगा के किसी भी प्लेयर से सबसे ज्यादा भागते हैं, जो अपनी इंजरीज में इंजेक्शन लेके भी रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं, जो किसी भी पोजीशन में हमेशा रियल मैड्रिड के लिए खेलने के लिए तैयार हैं एंड रियल मैड्रिड के लिए उनकी इंटेंसिटी या फिर जो उनका जज्बा है उस पर कोई भी डाउट नहीं कर सकता। वो मोरिनियो के लिए एक परफेक्ट प्लेयर बन जाते हैं। बट यहाँ पे एक ऐसा टैक्टिकल रीजन है कि इन नई साइनिंग्स के आने के बाद वेलवर्डे जो है उनका रियल मैड्रिड करियर यहाँ पे एक्चुअली सेव हो गया है। लास्ट 2 साल से अगर आप रियल मैड्रिड में देखो तो वेलवर्डे हर पोजीशन में खेल रहे थे। ट्रेंट जब आगे जाते थे तो वेलवर्डे उनको पीछे कवर करते थे। अगर मिडफील्ड में चुआमेनी नहीं है तो वो डिफेंसिव मिडफील्डर खेलते थे। अगर जूड बेलिंगम जो है वो नहीं खेल रहे तो उनको अटैक में खिलाते थे। अगर आपके पास रॉड्रिगो इंजर्ड है तो आप उनको राइट विंग में खिलाते थे। मतलब ऐसा लगता था कि एक मैच में वेलवर्डे जो है 4 डिफरेंट पोजीशन में खेल रहा है एंड आप उसके बाद कह रहे हैं कि उसका आउटपुट कैसे कम हो गया है। अब आप देखिए कि नई साइनिंग्स यहां पे कैसे हेल्प करेंगी। डमफ्रीज के आने से वेलवर्डे को राइट बैक वाली पोजीशन पे कभी जाना नहीं पड़ेगा। अगर क्रिएटिव मिडफील्ड की बात करो तो बर्नार्डो सिल्वा वहां पे आ गए। अब ये बर्नार्डो सिल्वा की जॉब है, उनकी जॉब नहीं है आगे जाने की। अगर आप डिफेंस की बात करो तो कुकुरेया और कोनाटे के आने से अब उनको डीप जाना या फिर डिफेंसिव मिडफील्ड जो वाला रोल वो अदा करा करते थे उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी, बिकॉज उनका डिफेंस जो है थोड़ा सा मेच्योर डिफेंस है। शायद पिछले 3 साल में वेलवर्डे जो है पहली बार अपनी बॉक्स टू बॉक्स वाली पोजीशन में खेलेंगे, जहां पे वो रन करेंगे, प्रेस करेंगे, टैकल मारेंगे, बॉल को आगे फॉरवर्ड लेके जाएंगे एंड रियल मैड्रिड के लिए भागते ही जाएंगे। वो वेलवर्डे जिसने 2 साल पहले रियल मैड्रिड के लिए 12 गोल मारे थे, जिसको रियल मैड्रिड एंड सारी दुनिया वन ऑफ द बेस्ट कंप्लीट मिडफील्डर मानती थी, वो डिसअपीयर हो गया था बिकॉज वो एटलीस्ट आपके लिए 4 जॉब कर रहा था। बट ये साइनिंग्स जो हैं ये उसको बचा लेंगी एंड अब फाइनली उसको सिर्फ एक ही जॉब करनी पड़ेगी, उसकी बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डिंग। तो जोसे मोरिनियो ने सिर्फ झूठे वादे करके यहाँ पे वेलवर्डे को नहीं बचाया, एक्चुअली उन्होंने साइनिंग्स करके जो उनकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो उन साइनिंग्स को देके वेलवर्डे का करियर जो है वो यहाँ पे फाइनली बचा लिया है। प्लेयर थर्ड, हु विल बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। ये ऐसा प्लेयर है रियल मैड्रिड का जिसका नाम पूरे समर में कहीं पे भी नहीं आया, किसी भी जगह पे नहीं, नॉट इवन ऑन समर ट्रांसफर्स। इस प्लेयर का नाम है एंड्रिक। हम सबके सब शायद एंड्रिक को भूल गए थे, यही कारण था कि रियल मैड्रिड ने उनको लियोन जो है लोन पे भेज दिया एंड हम सब कहीं ना कहीं मूव ऑन कर गए थे। हमें याद भी नहीं था कि एंड्रिक जो है वो फ्रांस में जाके क्या कर रहा है। बट फ्रांस में जाके उन्होंने स्कोर किए 5 गोल्स एंड 7 असिस्ट, वो भी सिर्फ 16 अपीयरेंसेस में, जिसका मतलब है कि उनकी गोल इन्वॉल्वमेंट रही है हर 1.3 गेम्स में। आप सोच के देखिए, सिर्फ एक 20 साल का लड़का लीग 1 में इस तरीके के स्टैट्स आपके लिए देके आ रहा है। अब आता है वो पॉइंट कि क्यों एंड्रिक जो है स्क्वाड के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। अगर आप लास्ट सीजन की बात करो तो किलियन एम्बापे, उनके लिए हमारे पास कोई परफेक्ट बैकअप नहीं था। जब भी वो इंजर्ड होते थे तो हम ले देके खिलाते थे गोंजालो गार्सिया को, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खेले हैं। ही नेवर डिसअपॉइंटेड अस, बट ऑल दी मैनेजर्स, चाहे आप जाबी अलोंसो को उठा लो, चाहे आप आरबी लोआ को उठा लो, उन्होंने उस तरीके से गोंजालो गार्सिया को कभी मौका नहीं दिया जिस तरीके से शायद वो डिजर्व करते थे। शायद इसका रीजन ये रहा होगा कि गोंजालो गार्सिया शायद हमें अकेडमी से फ्री मिल गए, तो एज रियल मैड्रिड ऑलवेज डज, वो उनकी वैल्यू यहाँ पे नहीं कर रहे। बट यहाँ पे आते हैं एंड्रिक, जिनके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा किया है। एंड्रिक यहाँ पे आते हैं एक बहुत ही फास्ट एंड पेसी प्लेयर, जो कि एम्बापे की एक डायरेक्ट बैकअप स्ट्राइकर बन सकते हैं। ना सिर्फ एक बैकअप स्ट्राइकर बल्कि एक ऐसा स्ट्राइकर जो शायद 60-70 मिनट्स के बाद एम्बापे को रिप्लेस भी कर सकते हैं। एंड जैसे कि एम्बापे हमें अपनी पेस एंड ड्रिबलिंग देते हैं, वहीं पे एंड्रिक जो है वो पेस एंड डायरेक्टनेस देते हैं। अब आता है जोसे मोरिनियो वाला कनेक्शन। अगर आप चेल्सी की बात करो तो उनके जो स्टार्टर थे वो हम सब जानते हैं कि ड्रॉगबा हुआ करते थे, बट बेंच पे उनके पास एक और प्लेयर था जिसका नाम था एडूर गुड जॉनसन। एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल, जो जब भी पिच पे आता था, जब भी उनकी जरूरत पड़ती थी, उन्होंने मैच वहां पे चेंज किए हैं। वहीं पे अगर आप इंटर मिलान में जाओ तो उनके स्टार्टिंग प्लेयर हुआ करते थे मिलिटो, बट उनके पास बेंच पे एक और लेजेंडरी प्लेयर हुआ करता था डियागो फॉरलान। मोरिनियो को हमेशा से एटलीस्ट 2 ऐसे स्ट्राइकर्स चाहिए जिनकी डिफरेंट प्रोफाइल होती है, यानी कि उनको हमेशा अपने पास 2 वेपन चाहिए ही होते हैं। एंड यहाँ पे एम्बापे एंड एंड्रिक ऐसी 2 प्रोफाइल है जो कंप्लीटली डिफरेंट है। इवन फेब्रिजियो रोमानो ने भी ये कंफर्म किया था कि जोसे मोरिनियो जो है वो एंड्रिक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। रियल मैड्रिड का शुरुआत से ही प्लान था कि हम इनको लोन पे भेजेंगे और यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो अब सोच के देखिए, एक ऐसा प्लेयर जिसको शायद हम कभी सोच भी नहीं रहे थे कि हमारे प्लान्स में होगा, जो कि लोन पे चला गया, जिसको शायद मिनट्स भी कभी खेलने के लिए नहीं मिले, फाइनली जोसे मोरिनियो के आने के बाद वो स्क्वाड का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। एक ऐसा प्लेयर जो शायद फरवरी-मार्च के आसपास, जब आपके एम्बापे 50 मैच खेलने के बाद एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, उस टाइम पे उन टाइट सिचुएशंस में आके रियल मैड्रिड को गोल्स दे सके एंड रियल मैड्रिड को मैचेस जितवा सके। इसी तरीके के प्लेयर्स के साथ आप जो है किसी भी लीग को या फिर चैंपियंस लीग को खासकर जीत सकते हैं, बिकॉज 11 प्लेयर्स आपको कभी भी जो लीग्स या टाइटल्स हैं वो नहीं जितवाते, बल्कि जो 12th मैन है जो आपके बेंच पे बैठा है, एक्चुअली वो आपको टाइटल्स जितवाते हैं। प्लेयर 4, हु विल बी मोस्ट बेनिफिटेड प्लेयर।
मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था कि इन 4 साइनिंग से एक ऐसा प्लेयर है जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, एंड वो प्लेयर ना तो विनीसियस है, ना एम्बापे है, ना जूड बेलिंगम है, बट जो उसका रियल आंसर है उनका नाम है आर्दा गुलर। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई एम सेइंग दैट। पिछले 2 साल से गुलर जो है रियल मैड्रिड के लिए सबसे टैलेंटेड एंड गिफ्टेड मिडफील्डर यहां पे रहे हैं। इवन विनीसियस एंड बेलिंगम जो है उन्होंने पब्लिकली ये चीज एडमिट करी है कि गुलर जो है बहुत ही फैंटास्टिक मिडफील्डर हैं, बट लास्ट सीजन में जाके उनको थोड़ा सा जो रोल है उनका वो बड़े लेवल पे मिला, बट उससे पहले वो हमेशा अपने टाइम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। आप ध्यान करके देखिए कि जब भी आर्दा गुलर हमारे राइट विंग पे खेले हैं उस टाइम पे उनकी जो साइड थी वो बहुत ही एक्सपोज रहती थी। जो हमारे राइट बैक थे उनको उनकी हेल्प करने के लिए जाना पड़ता था, जिसकी वजह से जो हमारे डिफेंस का स्ट्रक्चर था वो भी बिगड़ जाता था। इसी वजह से कोई भी मैनेजर, चाहे वो आरबी लोआओ चाहे जाबी अलोंसो, वो कभी भी आर्दा गुलर को मोस्ट ऑफ द टाइम 90 मिनट्स खिलाने का रिस्क नहीं लेते थे, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाता था। अब यहाँ पे आती है ये चारों साइनिंग्स, एंड लेट मी एक्सप्लेन कि ये कैसे आर्दा गुलर की हेल्प करेंगे। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि जोसे मोरिन्यो जो है वो आर्दा गुलर को यहाँ पे राइट विंग खिला सकते हैं, तो अगर वो राइट विंग यहाँ पे खेलते हैं, बिकॉज मिडफील्ड में ऑलरेडी अब हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हो गए हैं, तो अब उनको अपने राइट बैक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे आ गए डमफ्रीज जो आर्दा गुलर को अच्छे से सपोर्ट करेंगे विदाउट एक्सपोजिंग द राइट बैक, जो कि प्रॉब्लम पहले हुआ करती थी। बिकॉज इंटर मिलान में भी जो डमफ्रीज हैं वो राइट बैक पे खेले और ऐसे अटैकिंग मिडफील्डर्स के साथ खेले कि जहां पे वो उनको बहुत अच्छे से कवर करते थे, और जो आगे के विंगर्स थे उनको पीछे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। कोनाटे एट सेंटर बैक, अगर किसी भी कंडीशन में डमफ्रीज को आगे जाना पड़ता है तो अब वहां पे कोनाटे हैं जो उनके राइट साइड कवर कर सकते हैं, यानी कि रियल मैड्रिड के डिफेंस में अब कहीं ना कहीं 2 लेयर प्रोटेक्शन जो है वो यहां पे लग गई है, जिसकी वजह से गुलर जो है वो थोड़ी सी आराम की सांस ले सकते हैं। वहीं पे बर्नार्डो सिल्वा आते हैं, अगर किसी भी वजह से आर्दा गुलर हाई अप द पिच चले गए और अपनी बॉल जो है उन्होंने किसी भी वजह से मिसप्लेस कर दी है या फिर दूसरे डिफेंडर्स ने उनसे छीन ली है, तो अब यहां पे उनको काउंटर अटैक के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे बर्नार्डो सिल्वा मिलेंगे जो शायद बॉल को दोबारा छीन लेंगे या फिर ट्रैक बैक करके टैकल मार के किसी भी तरीके से काउंटर अटैक का जो थ्रेट है वो यहां पे बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज कर देंगे। शायद मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आर्दा गुलर राइट विंग पे खेलते हैं तो उनको बिल्कुल भी डिफेंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पहली बार उनको अपने करियर में खेलने को मिलेगा। उनको सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है वो जो सबसे ज्यादा करते हैं, जो सबसे अच्छा करते हैं, विच इज क्रिएट करना, ड्रिबल करना एंड फाइनली स्कोर करना। एंड एज पर सर्टेन रिपोर्ट्स मोरिन्यो ने ये चीज बोली है कि वो आर्दा गुलर के बहुत बड़े एडमायरर हैं। वो उनको अपने जो नेक्स्ट रियल मैड्रिड स्क्वाड है जो आने वाले सीजन की, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो मान के चलते हैं। अगर आप चेल्सी में देखो तो मोरिन्यो के पास हुआ करते थे रॉबिन, जो कि एक अटैकिंग बिल्कुल राइट विंगर है जो कभी डिफेंस नहीं किया करते थे, बट उनके पीछे के डिफेंस में हुआ करते थे मैकलेले, टेरी, कार्वेलो जैसे प्लेयर जो उनको प्रोटेक्ट करके रखते थे। जोसे मोरिन्यो कुछ इसी टाइप की चीज जो है अब रियल मैड्रिड में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली गुलर जो कि शायद जोसे मोरिन्यो के रॉबिन हो सकते हैं, ऑब्वियसली नॉट इन द टर्म्स ऑफ पेस बट मे बी इन द टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। फाइनली शायद उनको अपने मैकलेले एंड उसके अलावा रिकार्डो कार्वेलो एंड जॉन टेरी जैसे प्लेयर मिल चुके हैं, जिनकी वजह से अब वो पीछे की टेंशन छोड़ के अपने ऑफेंस पे बहुत हद तक ध्यान दे सकते हैं। एंड शायद मे बी ये ट्रांसफॉर्मेशन रियल मैड्रिड को फोर्स करे कि उनको शायद किसी राइट विंगर को खरीदने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट आर्दा गुलर जैसी प्रोफाइल है, जो अगर रॉड्रिगो हमारे पास नहीं होते हैं या फिर वो अगर चले जाते हैं तो आर्दा गुलर वहां पे स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, ड्रिबल कर सकते हैं एंड रियल मैड्रिड के लिए गोल्स भी स्कोर कर सकते हैं। The one position Mourinho has not fixed. मेरी बातें सुन के अब तक आपको लग रहा होगा कि रियल मैड्रिड और जोसे मोरिन्यो ने तो फैंटास्टिक स्क्वाड बना दिया, बिल्कुल ऐसी स्क्वाड जो शायद दुनिया जहान जीत लेगी, बट ऐसा नहीं है। अभी भी एक ऐसी पोजीशन है जो बिल्कुल ब्रोकन है एंड कोई भी अमाउंट ऑफ साइनिंग या कुछ भी हम किसी को भी साइन कर लें वो इस पोजीशन को कवर नहीं कर सकता है। सारे फैंस को लगता है कि शायद ये जो गैप है ये राइट विंग का गैप है, बिकॉज हम ओलिसे के पीछे जा रहे थे, उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया। बट मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया कि जोसे मोरिन्यो शायद जो है आर्दा गुलर को राइट विंग पे खिला सकते हैं, तो ये जो गैप है ये वहीं पे खत्म हो गया। जो एक्चुअल गैप अभी भी बचा है जो हमें फुलफिल करना चाहिए, विच इज द डिफेंसिव मिडफील्डर, द नंबर 6, द एंकर, या फिर द मैकलेले या फिर कैसेमीरो, जो कि रियल मैड्रिड को भी चाहिए। जोसे मोरिन्यो ने स्पेसिफिकली 2 मिडफील्डर मांगे थे, एक डिफेंसिव एंड प्लेमेकर। प्लेमेकर के तौर पे शायद हमें बर्नार्डो सिल्वा अभी भी मिल चुका है, बट डिफेंसिव मिडफील्डर हमें अभी भी नहीं मिले हैं। हॉयमंड जो है स्पोर्टिंग लिस्बन से वो रियल मैड्रिड के साथ लिंक जरूर हुए थे, बट अब उनके रूमर्स जो है एटलेटिको मैड्रिड के साथ बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वी आर नॉट श्योर कि वो रियल मैड्रिड आ रहे हैं कि एटलेटिको मैड्रिड जा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि विदाउट डिफेंसिव मिडफील्डर यहां पे क्या होने वाला है। यहां पे अब आप सोच के देखिए कि विदाउट डिफेंसिव मिडफील्डर होता क्या है। मान लीजिए बर्नार्डो सिल्वा जो है हाई अप द पिच जाके प्रेस कर रहे हैं, वेलवर्डे जो है वो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है। अब यहां पे कौन सा प्लेयर बचेगा जो आपके डिफेंस को शील्ड करेगा या फिर एंकर करेगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमारे पास तो चुआमेनी है, बट अनफॉर्चुनेटली वेलवर्डे और चुआमेनी की फाइट के बाद एंड जोसे मोरिन्यो के आने के बाद, जिससे वेलवर्डे को काफी हेल्प मिली है, चुआमेनी का जो रियल मैड्रिड का करियर है वो बहुत ही ज्यादा डिलेमा में आ गया है। एंड मैं ये मान के चल रहा हूं कि चुआमेनी जो है वो रियल मैड्रिड उनको सेल कर देगी।
अगर चुआमेनी चले जाते हैं एंड हॉयमंड जो है वो रियल मैड्रिड नहीं आते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि रियल मैड्रिड ये सीजन विदाउट डिफेंसिव मिडफील्डर एब्सोल्युटली नहीं खेल सकती है। कोनाटे एंड रुडिगर बहुत ही फैंटास्टिक सेंटर बैक होंगे, बट विदाउट नंबर 6 जो कि उनको शील्ड करेगा, ये दोनों के दोनों भी रियल मैड्रिड की डिफेंस लाइन को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकते। एंड जोसे मोरिनियो जो अपनी पुरानी टीम से, उनमें हमेशा एक डिफेंसिव मिडफील्डर हमेशा रखते हुए हैं। चेल्सी में मकलेले हुआ करते थे, इंटर मिलान में कम्बियासो हुआ करते थे, रियल मैड्रिड में उनके पिछले वाले स्टिंट में सामी खदीरा, जाबी अलोंसो जैसे प्लेयर हमेशा रहे हैं। एक नंबर 6 के बिना अटैकिंग थ्रेट हमेशा रहेगा, डजंट मैटर आप दुनिया के चाहे बेस्ट सेंटर बैक्स को यहां पे उठा के ले आए। एंड यही वो गैप है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। ये कोई स्ट्राइकर वाला गैप नहीं है, ये राइट विंग वाला नहीं है, ये डिफेंसिव मिडफील्डर वाला है। ट्रांसफर विंडो जो है वो अभी भी ओपन है एंड हम सबसे भी ज्यादा मोरिनियो जानते हैं कि ये गैप रियल मैड्रिड में है। बट अगर अगस्त 1 तक कोई भी डिफेंसिव मिडफील्डर, मे बी हॉयमंड, अगर वो एटलेटिको मैड्रिड चले जाते हैं, अगर कोई भी रियल मैड्रिड नहीं आता है, तो ये जो चारों साइनिंग्स हमने करी है, इनका इंपैक्ट जो है 50% यहीं पे कम हो जाएगा। कुकुरेया, कोनाटे, डमफ्रीज, बर्नार्डो सिल्वा, ये फैंटास्टिक साइनिंग्स हैं, बट विदाउट नंबर 6 जोसे मोरिनियो का जो पजल है वो हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा एंड इनकम्प्लीट पजल जोसे मोरिनियो की कभी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो गाइज ये थे मेरे 5 पॉइंट रिलेटेड टू द न्यू साइनिंग्स जो रियल मैड्रिड ने करी है। आपको क्या लगता है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग कौन सी है? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड आपको क्या लगता है कि कौन सा डिफेंसिव मिडफील्डर जो है वो रियल मैड्रिड साइन कर सकती है? इसके अलावा जो भी आपको लगे जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको मेरे जो पॉइंट्स हैं वो सही लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।